नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वह अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करता है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। यह तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज की अच्छी किस्म के कई फायदे होते हैं, चाहे वह निर्जीव वस्तु हो या सजीव। यहाँ बात कर रहे हैं पशुओं की नस्ल की। हर नस्ल की कुछ खासियतें होती हैं जो उन्हें उसी जाति के जानवरों से अलग करती हैं। पशु प्रजनन ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम कम दूध देने वाली नस्ल को भी अधिक दूध देने वाली नस्ल में तब्दील कर सकते हैं। आइए इस बारे में जानते हैं गोविंदगढ़ के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर N.K. वर्मा से। अपने राज्य में पशुपालक भाई पशु तो बहुत रखते हैं, लेकिन वो अच्छी नस्ल के पशु नहीं रखते और अच्छी नस्ल के पशु नहीं रख पाने से उनका दूध का उत्पादन भी कम होता है, पशु बीमार बहुत होता है और उनको आर्थिक जो लाभ होना चाहिए वो नहीं हो पाता। इसके लिए कृत्रिम गर्भाधान के अंदर जो है अच्छी नस्ल के जो पशु होते हैं उसका वीर्य होता है, उसके द्वारा कृत्रिम विधि से उसको पशु को जब भी हीट में आता है तो उसको मतलब इंसेमिनेट करते हैं। पशु नस्ल सुधार की अनोखी पहल है कृत्रिम गर्भाधान। ये एक ऐसी विधि है जिसमें देशी नस्ल के मादा पशु में उन्नत नस्ल के नर पशु के पाल को कृत्रिम तरीके से यंत्र के माध्यम से मादा पशु को गर्भित किया जाता है। इससे उन्नत नस्ल का पशु प्राप्त होता है। कृत्रिम गर्भाधान कराने के लिए पशु का हीट में आना भी जरूरी है, तो इसके लिए पशु हीट में आए, इसके लिए पशुपालक को चाहिए कि पशु को संतुलित आहार दे, मिनरल मिक्सचर दे और उसको हर 3 महीने से कीड़ों की दवाई दे। डिवॉर्मिंग जरूर कराएं हर 3 महीने में। डिवॉर्मिंग जो हर अस्पताल के अंदर, सब सेंटर के अंदर निःशुल्क मिलेगी आपको। और कुछ भी बीमारी होती है तो उनको नज़दीक के पशु चिकित्सालय से संपर्क करके और उसका इलाज करवाना चाहिए, जिससे कि वो किसी भी आर्थिक हानि होने से बच सके और अच्छा मुनाफा कमा सके। कृत्रिम गर्भाधान एक जटिल प्रक्रिया है। इस कार्य को कराते समय थोड़ी सी लापरवाही पूरी मेहनत को बेकार कर सकती है। इसलिए पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान कराते समय सावधानी रखनी चाहिए। पशुओं को गर्भित करवाने का सही समय जब आपका पशु सुबह के समय गर्मी में आए तब उसे शाम को गर्भित कराएं, और जब पशु शाम के समय गर्मी में आए तब सुबह के समय गर्भित करवाएं। गाय को गर्मी में आने के बाद 16 से 18 घंटे बाद गर्भ धारण करना चाहिए और भैंस को गर्मी में आने के बाद 18 से 20 घंटे बाद गर्भ धारण करवाना चाहिए। पशुपालक भाइयों, यदि आपने अपने पशुओं का सही समय पर गर्भ धारण करवा लेते हैं तो आपकी गायें भैंसें समय पर ब्याएंगी और आपको डेयरी व्यवसाय से अधिक लाभ मिलेगा और आप पशुओं पर होने वाले अनावश्यक खर्चे से भी बच सकेंगे। कृत्रिम गर्भाधान में ये ध्यान रखने की बात है कि जब भी पशु ताव में आए, तो जैसे सुबह ताव में आए तो उसको शाम को कृत्रिम गर्भाधान कराए, शाम को आए तो सुबह कराए। कृत्रिम गर्भाधान पशुपालन व्यवसाय में एक बहुत ही सराहनीय क्रांतिकारी अनुसंधान है। इसका मुख्य उद्देश्य है क्रॉस ब्रीडिंग द्वारा पशु नस्ल में सुधार करना, उन्नत नस्ल को तैयार करना, पशु में दुग्ध उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, कृषि कार्य के लिए उत्तम बैल तैयार करना है। इससे उसको पशुपालक की जो अच्छी नस्ल के बच्चे पैदा होंगे और वो कम बीमार होंगे, दूध उत्पादन अच्छा होगा, ये उनको फायदा होगा। बाजार में गुलाब की मांग काफी ज्यादा है। जन्मदिन, सालगिरह, वैलेंटाइन डे और मदर्स डे जैसे और भी कई अवसरों पर गुलाब के फूलों का चलन बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में गुलाब की खेती कम लागत में भारी मुनाफे देने वाली फसल हो चली है। लेकिन इसके लिए समय समय पर कुछ जरूरी प्रबंधनों को करना पड़ता है, जिसके बारे में जानकारी दे रही हैं बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर रोशनी अग्निहोत्री। जो यूज़ करने वाले होने वाले गुलाब हैं, जिनको कि लूज फ्लावर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और बुके वाले पर्पसेस के लिए भी बहुत सारी वैरायटीज़ ग्रो होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लूज फ्लावर वाले जो गुलाब होते हैं या जो गार्डन वाले गुलाब होते हैं उनकी बात करूँगी।
तो उनको हम मोस्टली ओपन कल्टीवेशन में लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको साज सज्जा अच्छा दिखने के लिए इन जनरल गार्डन में लगाया जाता है। तो अभी आप देख रहे हैं हमारे रोजरी में या रोज़ गार्डन में निराई गुड़ाई का काम चल रहा है। हम लोग हैंड वीडिंग ही करते हैं, क्योंकि आजकल जब जो भी किया जा रहा है हैंड वीडिंग या कुछ ऐसा, तो जो भी केमिकल वीडिंग जो है उसको हम आजकल डिस्करेज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर, उसका मृदा के ऊपर, उसका सॉइल के ऊपर बहुत ही ख़राब असर पड़ता है। तो हैंड वीडिंग करते हैं हम, और मोस्टली अगर आप कोशिश करें, आपके पास गोबर की खाद अवेलेबल हो तो गोबर की खाद का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। गुलाबों के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, मीन्स माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जो फ्लावरिंग का टाइम है या फ्लावरिंग का सीज़न है, उस टाइम पे अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट स्प्रे करवाएं, लगभग माइक्रो न्यूट्रिएंट का पूरा घोल बना हुआ मिलता है मार्केट में, रोजेज़ के लिए स्पेशली, तो उसको आप ला करके और 0.1% का घोल बना के फोलियर स्प्रे, मीन्स जो आपका स्प्रेयर होता है उसमें आप 0.1% का घोल बना के उसको स्प्रे कर सकते हैं। ताज़ा या नई लगाई हुई कलम को लगातार नमी मिलती रहे, इसलिए आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। आमतौर पर प्रारंभ में पहले सप्ताह में थोड़ा थोड़ा पानी देना चाहिए। बाद में जाड़े के मौसम में 8 से 10 दिन के अंतराल पर और गर्मियों में 4 से 5 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। ग्रीन हाउस में सिंचाई 2 तरीके से की जाती है। पहला मिस्ट और दूसरा ड्रिप सिंचाई के माध्यम से। ग्रीन हाउस में गुलाब की अच्छी उपज के लिए पानी की जरूरत इस प्रकार है। ठंडे मौसम में 2 लीटर, 35% सूर्य प्रकाश में 3 लीटर, 60 से 70% सूर्य प्रकाश में 4 लीटर और बहुत गर्म तापमान में 8 लीटर प्रति पौधा पानी देना चाहिए। और जो कट फ्लावर वाले गुलाब होते हैं, उनको अगर हम बाहर में लगाएं तो गर्मी के सीज़न में उनका मेंटेनेंस जो होता है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप बात करें तो जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में हम लगाते हैं उनका तो रखरखाव कम्प्लीटली डिफरेंट है, मगर ओपन कल्टीवेशन में भी कुछ वैरायटीज़ गुलाबों की कट फ्लावर के लिए बहुत अच्छी आती है, जैसे कि क्रिस्टन डायोर हो गया, ग्लैडिएटर हो गया, और भी इस तरह की 3-4 वैरायटीज़ हैं। सूखी टहनियां काटकर अलग कर दें। गुलाब के पौधे के आधार से निकलने वाली नई शाखाओं को भी हटा देना चाहिए। ये शाखाएं पतली, लंबी व तेजी से बढ़ने वाली होती हैं और पौधों को मिलने वाली खुराक का काफी हिस्सा ले लेती हैं, जिससे पौधों की बढ़वार व फूल उत्पादन कम हो जाता है। डायबेक रोग कटाई छटाई व फूलों के तोड़ने के बाद लगता है। पौधा ऊपर से काला होकर नीचे की ओर सूखना शुरू हो जाता है। उपचार के लिए रोगग्रस्त भाग को सफाई से काटकर 0.2% बाविस्टिन का घोल कटे हुए भाग पर लगा लें। गुलाबों में इन जनरल जो ज़्यादा डिजीज़ आती है उसमें पाउडरी मिल्ड्यू है। पाउडरी मिल्ड्यू में सल्फर कंटेनिंग कोई भी अगर आपका फंजीसाइड आता है तो उसका आप स्प्रे करते हैं तो उससे उसका बचाव किया जा सकता है। और ऐसे एफिड्स आते हैं तो उसके लिए मैलाथियन का स्प्रे कर देते हैं। गुलाब की फसल में सबसे ज्यादा नुकसान इल्ली से होता है। इल्ली प्रारंभ में कोमल पत्ते को खाकर नुकसान करती है। इसके अलावा इल्ली फूल की कली में दाखिल होकर अंदर की पंखुड़ियों को भी खाकर नुकसान कर देती है, जिससे कलियां खिलती नहीं हैं। इसकी रोकथाम के लिए आगे की पीढ़ी को रोकने हेतु प्रति एकड़ 3 से 4 फेरोमोन ट्रैप लगाएं। रासायनिक नियंत्रण के लिए इंडोक्साकार्ब 14.5 SC 5 मिलीलीटर और स्टिकर 6 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। तो जब भी हम लूज फ्लावर की बात करते हैं तो जो उनका हार्वेस्टिंग करते हैं वो कम्प्लीटली ओपन स्टेज में करते हैं, मीन्स फूल जब पूरा खिला हुआ होता है तब करते हैं, ना कि वो थोड़ा भी फेड होने लगे तो उसके पेटल्स जो होते हैं वो गिर जाते हैं। और अब हम कट फ्लावर वाले जो बुके वाले जो रोजेस होते हैं उसकी बात करते हैं। तो अभी वाले टाइम पे उनका जो हार्वेस्टिंग स्टेज है वो एक पेटल खुला हुआ, अगर नज़दीक का मार्केट है तो उसके लिए एक पेटल खुला हुआ, और अगर दूर का मार्केट है तो लगभग सारे पेटल्स उसके क्लोज होने चाहिए। इसको लगभग नीचे कम से कम आप 60 to 70 सेंटीमीटर का उसका स्टेम हो तो उतने लंबे स्टेम के साथ आप उसको हार्वेस्ट करते हैं। और हार्वेस्ट करने के तुरंत बाद उसको बाल्टी भर सैनिटाइज्ड पानी में आप डालते हैं, और उसको पानी में डालने के बाद आपको उसको फील्ड हीट रिमूव करने के लिए एकदम ठंडे कमरे के अंदर आपको रखना होता है, जिससे कि टेम्परेचर जो हो उसका 4 से 5 डिग्री लगभग कम हो जाए। तो उससे क्या होता है, फूल आपका जल्दी नहीं मुरझाता है और मार्केट तक पहुंचने में फूल को आपके मदद मिलती है। उसमें आप चाहें तो लगभग
एक बकेट पानी में लगभग 100 ग्राम के आसपास अगर ग्लूकोज डाल दें और थोड़ा सा सिट्रिक एसिड, लगभग पिंच भर, आधा चम्मच जैसे सिट्रिक एसिड डाल दें, तो फूल जो होगा आपका वो देर से खराब होगा। जीवन को बचाए रखने के लिए जल का संरक्षण करना अति आवश्यक है। भविष्य में जल उपलब्धता पर पड़ते दबाव के चलते हमें जल संरक्षण एवं अपशिष्ट जल के पुनः प्रयोग हेतु कुछ उपाय करने होंगे। नेशनल डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के वैज्ञानिकों ने प्रदूषित जल को पुनः प्रयोग में लाने की तकनीक विकसित की है, जिससे पानी की बर्बादी को काफी हद तक बचाया जा सकता है। तो इस बारे में बता रही हैं डॉक्टर अंकिता। जल है जीवन का मूल्य, इसकी बर्बादी की ना करना भूल। जल बचाओ, जीवन में खुशहाली लाओ। जल का नहीं है कोई मोल, इसका एक एक कतरा है अनमोल। ऐसे नारे हमें हर जगह देखने को मिल जाते हैं, मगर कभी जल बचाने का प्रयास किया क्या? बिल्कुल नहीं। हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि जल ही जीवन है, फिर भी इस जल को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं करता। ईश्वर ने जल जैसी अमूल्य चीज हम सबके लिए बनाई है, जिसके सिवा जीवन जीना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इस अमूल्य चीज को बचाने के लिए हम सबको आगे आना होगा। हमने कुछ प्रोसेस स्टैंडर्डाइज करी है जो कि ट्रेडिशनली भी हम लोग पहले से यूज़ करते हुए आए हैं। उसके डोज में वो करी है, स्टैंडर्डाइज करी है, जिसमें कि ऐसे हम 1 लीटर पानी में 1 ग्राम फिटकरी डालेंगे, जो कि आप बड़ी आसानी से मार्केट में अवेलेबल होती है। तो उसमें एक डालने के बाद उसका जो जितना भी सेडिमेंट वो नीचे सेटल हो जाता है। फिर उसमें हम 1 लीटर पानी में 0.5 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल डालते हैं। उससे जितना भी सेटल होने के बाद उसके पानी को मतलब बिल्कुल वो प्योरीफाई की तरह, बिल्कुल साफ़ पानी की तरह आ जाता है। उसमें फिर हम लोग 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड यानी क्लोरीन, जिसको हम नॉर्मली ब्लीचिंग के तौर पे काफ़ी एरियाज़ में यूज़ करते हैं, उसको डालते हैं। अपशिष्ट जल को घरेलू एवं अन्य स्रोतों से एकत्रित कर एक होद या टंकी में इकट्ठा कर लें। एकत्रित हुए अपशिष्ट जल में 100 ग्राम पिसी हुई फिटकरी प्रति 100 लीटर अपशिष्ट जल की मात्रा के अनुसार डालकर 20 से 25 मिनट तक हिलाते रहें। फिटकरी घोलने के 30 से 40 मिनट पश्चात इस अपशिष्ट जल मिश्रण में 50 ग्राम पिसा कोयला या चारकोल पाउडर प्रति 100 लीटर अपशिष्ट जल के हिसाब से घोलकर मिला दें। अब इस अपशिष्ट जल मिश्रण को 30 से 40 मिनट तक बिना हिलाए छोड़ दें। 30 से 40 मिनट उपरांत जल में निहित सभी प्रकार के अपशिष्ट कण टंकी की तलहटी में बैठ जाएंगे। इस टंकी से शुद्धिकृत जल पाने के लिए जल का पारदर्शी और स्वच्छ सतह को नितारण विधि से दूसरी टंकी में एकत्रित कर लें। अब इस पारदर्शी एवं स्वच्छ जल को जीवाणु रहित करने के लिए 250 मिलीलीटर 1% लिक्विड क्लोरीन अथवा 60 मिलीलीटर 4% लिक्विड क्लोरीन प्रति 100 लीटर जल में मिला दें। अब इस जल को 2 घंटे उपरांत उपयोग में लाया जा सकता है। इस प्रक्रिया द्वारा उपचारित अपशिष्ट जल पशु आधारित इकाइयों में विभिन्न कार्यकलापों के लिए फिर से प्रयोग किया जा सकता है। अभी हम लोग जो कर रहे हैं, हम डेली 2 से 2,500 लीटर पर डे पानी प्योरीफाई करके अपनी शेड्स में यूज कर रहे हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव मलसीसर, जिला चूरू के किसान श्यामलाल ने। आप विभिन्न खरपतवार नियंत्रण यंत्रों पर जानकारी चाहते हैं तो श्यामलाल जी इन यंत्रों पर जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की ये प्रस्तुति। किसान बंधु, आज मैं बीडर के बारे में आप लोग को बताने के लिए जा रहा हूं। आप सबों को मेरा नमस्कार। बीडर, हम लोग के यहाँ बीडर का मतलब यह है कि निकाई गुड़ाई के यंत्र हैं और निकाई गुड़ाई के यंत्र यहाँ पर हम लोग को बहुत ही कम पैमाने में करते हैं। जैसे है कि निकोनी केवल हाथ के द्वारा ही करते हैं, जो कि हमको लागत में खर्च अधिक पड़ जाता है। खरपतवार वह पौधा है जो किसी भी परिस्थिति में कृषि के लिए लाभदायक की तुलना में अधिक हानिकारक होता है। सूर्य का प्रकाश, स्थान और पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करके पोषक तत्वों के अधिकांश भाग को शोषित कर लेते हैं, जिसके कारण फसल की विकास गति धीमी पड़ जाती है तथा पैदावार कम हो जाती है। खरपतवार फसलों के लिए हानिकारक कीटों के लिए प्राश्रयी पौधों के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा फसल कटाई के समय परिपक्व खरपतवार भी
साथ में आ जाते हैं और उत्पादन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए हम जैसे है कि पहले जैसे हम लोग कुदाली खुरपी से करते हैं, अभी यंत्र चालित जो है जो कि उसमें अधिक पड़ जाता है। हम लोग अगर खेत की जुताई अच्छी तरह से कर लेते हैं तो हम लोग को निकाई गुड़ाई करने में यांत्रिक के द्वारा कम पड़ जाएगा। लेकिन जब हम देखते हैं कि आज के युग में आधुनिक युग में आधुनिक कृषि यंत्रों का उपकरण का या करके हम अगर निकाई गुड़ाई का काम करें तो हमको खर्च में कम पड़ेगी और समय पे हम सब कुछ को ले सकते हैं। इसीलिए जैसे एक हुआ मनुष्य द्वारा, दूसरा होता है आप ट्रैक्टर के द्वारा या शक्ति इंजन के द्वारा शक्ति चलित द्वारा करते हैं, जो कि बीडर का उपयोग किया जा सकता है। मनुष्य के द्वारा जैसे हम करते हैं कि खुरपी हुआ, कुदाल हुआ, इसके द्वारा करते हैं। लेकिन उसके बनिस्पत में अगर हम यंत्र चालित जैसे ट्रैक्टर के द्वारा हम करते हैं तो ट्रैक्टर के द्वारा जैसे करने के लिए हमको जो यंत्र है उस यंत्र को अगर करें तो हमको कम खर्च लगेगी। लेकिन यंत्र के द्वारा जब हम करते हैं तो कोई भी फसल को लेते हैं तो हमको कतारबद्ध में लेना होगा, लाइन सोइंग करना होगा। लाइन सोइंग करने के उपरांत क्या होता है कि हमको निकोनी करने में सुविधा हो जाती है और घास की निकोनी करने में लागत जो खर्च पड़ती है निकोनी में वो कम पड़ जाएगी। इसीलिए हम बीडर का उपयोग करें। जैसे है कि एक कोनो बीडर जैसे धान का खेत में हम करते हैं, कोनो बीडर धान का खेत के उपयोग करते हैं। टाण जमीन के लिए हम व्हील हो का प्रयोग करेंगे। व्हील हो के द्वारा अगर हम खेती करें, जैसे हुआ आपका मूंगफली हुआ, चना हुआ, गेहूं हुआ, इसको अगर हम करते हैं तो हमको व्हील हो के द्वारा करते हैं। जनरली व्हील हो में हम टमाटर का खेत में, मूंगफली का खेत में करें या परसवीन लगाएं तो परसवीन का खेत में, बैगन का खेत में करें व्हील हो से तो हमको अधिक होगा। व्हील हो में एक हैंडल लगा होता है, 2 पुली छोटे छोटे लगते हैं और उसमें ब्लेड लगा हुआ रहता है, जिसके द्वारा हम आगे अगर बढ़ाते जाते हैं तो वो खुदरते हुए जाती है, जिससे हमको निकोनी यानी खुरपी और कुदाल के बनिस्पत हमको आसी हो जाए। पावर वीडर आमतौर पर छोटी मशीनें होती हैं जो पूरी तरह से खरपतवार को हटाने के लिए उपयोग की जाती है। इन मशीनों को आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है, यहाँ तक कि इनके सुरक्षित संचालन के लिए किसी भी प्रकार के पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। यह वीडर इंजन, फ्रेम, ब्लेड्स तथा सहायक पहिए का मिश्रण होता है। ये आमतौर पर 2 छोटे स्ट्रोक इंजन द्वारा संचालित होता है। इंजन का उपयोग वीडर के सामने लगे हुए ब्लेडों को घुमाने के लिए किया जाता है। वीडर में इंजन को स्टार्ट करने के लिए रिकॉर्ड स्टार्टर लगा होता है। इंजन चालू होने के बाद मशीन को कोई व्यक्ति धकेल कर आगे बढ़ाता है। अधिकांशतः इंजन शक्ति का उपयोग केवल ब्लेड को घुमाने के लिए ही किया जाता है। व्हील हो टाण जमीन के लिए हुआ, लेकिन अगर ट्रैक्टर के द्वारा हम उसको करते हैं तो हम उसके द्वारा ट्रैक्टर चलित कल्टीवेटर के द्वारा भी हम कर सकते हैं। दूसरा है कि एक डक करके बोलते हैं, पैक टाइप, उसके द्वारा हम करें। इसलिए मकई में अधिकतर हम बोलना चाहते हैं कि मकई के लिए हम बीडर को चलाएं जो ट्रैक्टर चालित हो उसके द्वारा करें, या पावर टिलर हो तो पावर टिलर के द्वारा भी हमको उस यंत्र को यूज करते हुए चलाएं, ताकि हमको निकोनी में जो खर्च पड़ती है वो कम हो जाएगी और उत्पादन में हमको वृद्धि अधिक मिलेगी। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुने हुए मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।